Hello, dear students. This is the third part of commercial banking in which we are going to discuss about the significance, that is, the importance of commercial banks and also about the structure of commercial banks. So, basically, we are going to cover two topics here, the importance and the structure of commercial banks. So, the first point in the significance of commercial banks is that the commercial banks promote savings. कैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेविंग्स प्रमोट करते हैं? पहले तो सेविंग्स कौन कौन सी तरह की हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। हाउस होल्ड सेविंग्स क्या है? जो इंडिविजुअल्स, आपके मेरे जैसे लोग जब अपने सरप्लस फंड्स जमा करवा देते हैं बैंक के पास, इट कम्स अंडर द हेडिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स क्या है? बिजनेस यूनिट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस या फिर बिजनेसेस जब अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में, दिस कम्स अंडर कॉर्पोरेट सेविंग्स। सो बैंक्स जो है वो हेल्प करते हैं दोनों तरह की सेविंग्स में, हाउस होल्ड सेविंग्स में भी एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स में भी, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सेविंग स्कीम्स। सेविंग स्कीम्स के बारे में हम अपने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द वेरियस सेविंग स्कीम्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट एफडी, अबाउट रेकरिंग डिपॉजिट, अबाउट सेविंग्स अकाउंट, अबाउट करंट अकाउंट। इन सब डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऐसे सेविंग स्कीम्स अलग अलग ग्रुप्स के लिए इंट्रोड्यूस करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। और एक कंट्री में जितने ज़्यादा सेविंग्स होते हैं उतना ही ज़्यादा वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली राइज करती है। कैसे करती है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। अब हाउस होल्ड्स ने और कॉर्पोरेट्स ने अपना अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट करवा दिया। अब ऐसे लोग भी हैं इकोनॉमी में जिनको उस पैसे की ज़रूरत है, जिनके पास डेफिसिट फंड्स हैं। तो जो सेविंग्स हैं वो कौन करता है? जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो सेविंग्स कर देंगे, और पैसे की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके पास डेफिसिट मनी है, पैसे की शॉर्टेज है। तो जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेविंग्स को अपने पास इकट्ठा करके ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको इन पैसे की ज़रूरत है। तो जो बैंक्स हैं वो उन सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगी? ये जो पैसा है, सरप्लस फंड्स हैं, जो सरप्लस फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कहाँ पर होंगे? वो इन्वेस्ट होंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर को अगर फंड्स चाहिए तो ये फंड्स यूज करके ये सेक्टर्स क्या करेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कंट्री का रोड्स बनाएंगे, रोडवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको रेलवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। इससे क्या होगा? इससे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो होगी। जब ये सब कुछ डेवलप करेगा तो हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज द टर्म हियर? कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट हो जाती हैं तो कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और जितना ज़्यादा कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप करती है। So this is the significance of commercial banks. The another point of significance is the availability of credit. Now what is credit? Credit means उधार या फिर loans. अब जो बैंक्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल सेक्टर,
अलग अलग सेक्टर्स को लोन्स देकर उन सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो जो बैंक्स हैं उनसे आप उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर? एक लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि जो ये वाले सेक्टर्स हैं इनको बैंक्स ने लोन प्रोवाइड करना ही करना है। ऐसी लिस्ट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट। अब प्रायोरिटी सेक्टर में हमारा कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एजुकेशन लोन्स आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आती हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, SC/ST कैटेगरीज को लोन्स देना या फिर प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को लोन्स देना। ऐसी एक लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने टोटल लोन्स में से इतने लोन्स इन सेक्टर्स को, इस प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे ही देंगे। सो जब ऐसे लोन्स इन छोटे मोटे सेक्टर्स के पास जाएंगे तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं ये डेवलप करेंगे, और ये सेक्टर्स डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री में देयर आर वेरियस रीजन्स। कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि डेवलपिंग हैं, और कुछ रीजन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही नहीं है। तो ये जो बैकवर्ड सेक्टर है यहाँ पे भी बैंक्स जो हैं वो अपने ब्रांचेस सेटअप करते हैं, और अपने ब्रांचेस इन बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करके पूरी जो कंट्री है उसकी रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बैकवर्ड रीजन्स में बैंक ब्रांचेस खोल के और बैकवर्ड रीजन्स में कंसेशनल रेट पे सस्ते दामों में लोन्स देकर जो बैंक्स हैं वो रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में मैंने आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट बताया था। जो बैंक्स हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं या फिर गारंटी का लेटर देते हैं, या फिर आपके जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैंडल करते हैं, या फिर मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और जितने हाई एक्सपोर्ट्स होंगे हमारी कंट्री में उतनी ही फॉरेन करेंसी आएगी ज़्यादा, और फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। The next point of significance here is the agricultural development. अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बैंक्स कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, विलेजेस में जो महाजन्स और साहूकार्स हैं ये लोगों को बहुत ही हाई रेट्स पे लोन देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे एरियाज में बैंक्स आ जाएं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इनको सस्ते दामों में लोन्स मिल जाएंगे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप करेगा। Another point is the industrial development. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे? हमारी कंट्री में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन्स देकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कमर्शियल बैंक्स। ना सिर्फ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन देता है बैंक, बल्कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुशिंग अप डिमांड। डिमांड कैसे पुश अप होती है कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से? देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि एसीज, कूलर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कार्स। तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इनके लिए कस्टमर्स को लोन्स देता है बैंक, जिसकी वजह से इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है, और जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई है हमारे कंट्री का, जो एपेक्स बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसमें चेंजेस करता है टाइम टू टाइम। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा है तो हमारे पास अलग अलग रेशोज हैं, सीआरआर रेशो, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे रेशोज हैं, जिससे कि जो आरबीआई है वो एक इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है, पैसा कितना चाहिए, पैसा बढ़ाना है या पैसा कम करना है, इसको कंट्रोल करता है आरबीआई थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक्स जो हैं वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन जी दो तरह से बैंक्स करते हैं, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कैसे करते हैं? बैंक्स में जो लोग, जो कर्मचारी लगे हैं, जो एम्प्लॉयज लगे हैं, जो बैंक्स का काम संभालते हैं, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बैंक, ये डायरेक्ट कैटेगरी में आता है। और इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करते हैं बैंक्स एम्प्लॉयमेंट में? बैंक्स इंडस्ट्रीज को लोन्स देते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ को। ये अनएम्प्लॉयड यूथ वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन्स देकर उनके बिजनेस सेट करवाने में हेल्प करता है, और ये जो बिजनेसेस हैं फर्दर आगे क्या करेंगे? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सो इन दिस वे कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन। हाउसिंग फाइनेंस, घर बनाने के लिए कंसेशनल दाम पे लोन लेना, घर बनाने के लिए या घर रिपेयर करवाने के लिए, या घर को आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या घर परचेज करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कमर्शियल बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज assistance to socially and economically backward groups. Now what is assistance? Assistance मतलब help। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। ऐसे बैकवर्ड ग्रुप्स को सस्ते दामों में, कंसेशनल रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। The next topic here is the structure of commercial banks. इसको हम चार्ट के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनकी हम 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे बच्चे, 5 कैटेगरीज। The first category is public sector banks. सेकेंड कैटेगरी हम इसमें स्टडी करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। थर्ड कैटेगरी इज कोऑपरेटिव बैंक्स। फोर्थ कैटेगरी is the category of foreign banks, and fifth we'll study about payment banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, SBI and its subsidiaries, nationalized banks, and regional rural banks, RRBs.
देखिए जो SBI है वो ईयर 1955 में एस्टेब्लिश हुआ और 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरीज एक्ट के थ्रू इस बैंक के 7 सब्सिडरीज खोल दिए गए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ऐसे 7 सब्सिडरीज SBI की खोल दी गई। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो ये जो जितनी भी सब्सिडरीज हैं, जो 7 सब्सिडरीज थी SBI की, उन सबको SBI में मर्ज कर दिया गया है। तो आज की डेट में सब्सिडरीज का कंसेप्ट जो है, SBI की सब्सिडरीज का कंसेप्ट, वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे आप ये दो डेट्स, ये दो जो ईयर्स हैं, ये याद कर लीजिए, द ईयर ऑफ फॉर्मेशन एंड द ईयर इन विच द सब्सिडरीज वर फॉर्म्ड। The second category in public sector banks is the nationalized banks. सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनका कंट्रोल किसके पास होता है? They are controlled by the government. They are owned, controlled and managed by the government. सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई बैंक मैनेज्ड है या कंट्रोल्ड है, such types of banks are known as public sector banks. SBI पढ़ लिया। नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या आता है? देखिए 1969 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने काफी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया एंड द नंबर वाज 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया एंड इन द ईयर 1980 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे कि जो नंबर है वो 20 पे आ गया। लेकिन एट प्रेजेंट दिस नंबर इज 19, क्योंकि उसके बाद एक जो बैंक है वो मर्ज हो गया विद पंजाब नेशनल बैंक। सो टुडे देयर आर 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स खोलने का मेन मकसद क्या था? जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करना was the main motive of regional rural banks. ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द फाउंडर बैंक। ये तीनों मिलके RRBs को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स constitutes the State Bank of India, the nationalized banks and the regional rural banks. The second category is the category of private sector banks. Private sector banks की जो ownership है वो private individuals के हाथ में रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसको ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, ICICI Bank. These are the examples of private sector banks. The third category under commercial banks is the category of cooperative banks. ये जो cooperative banks हैं, इनका 3-tier structure रहता है। इसमें 3 layers हैं cooperative banks में। अगर हम सबसे निचले लेवल पे देखें, we have primary, the first tier, primary agricultural credit societies, which are known as PACs. Primary agricultural credit societies क्या है कि ये विलेज लेवल पे बनती है। एट विच लेवल? विलेज लेवल। जो पैक्स हैं दे आर मेड एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे ऑपरेट करती है। एक विलेज में 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलके जब एक आपस में फंड्स इकट्ठा करते हैं और उन फंड्स को अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स को उधार पे दे देते हैं, ये लोअर लेवल की कैटेगरी है। इनको कहते हैं हम प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है जी। इनके ऊपर इनको सुपरवाइज करने के लिए रहती हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है बेटा। विलेज लेवल पे वी हैव प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस हैं उन सब विलेजेस को
उन सब विलेजेस के जो पैक्स हैं उनको सुपरवाइज करता है कौन? सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड द थर्ड टियर इज द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपका वर्क करता है स्टेट लेवल पे। तो ये जो स्टेट लेवल की जो सोसाइटी है ये इनको और इनको सुपरवाइज करती है। ठीक है जी। जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है और इसके अंडर एक स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जितनी भी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, उन सबको सुपरवाइज करता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 3 टियर्स में जो सबसे लास्ट टियर है दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, स्टार्ट यहाँ से होता है विलेज लेवल पे। विलेज, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस हैं उन सब विलेजेस के जो पैक्स हैं उनको कंट्रोल करता है सेकेंड टियर दैट इज सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको सुपरवाइज करता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। So this is all in cooperative banks. The fourth category is the foreign banks. Now foreign banks, foreign country के जो banks हैं जो वो अपनी branches आकर इंडिया में सेटअप करते हैं, these are known as foreign banks. अब जो foreign banks हैं उनके लिए तो 2 countries हो गई, एक हो गई host country और एक हो गई home country. What is home country? Home country क्या हो जाएगी? मान लो यूएस का कोई बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो जो यूएस का जो बैंक है उसके लिए जो यूएस है दैट इज होम कंट्री एंड वो आकर अपनी ब्रांच इंडिया में सेटअप कर रहा है तो इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर दैट बैंक। सो जब कोई बाहर का बैंक आकर इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप करता है दैट बैंक इज नोन एज फॉरेन बैंक। एग्जाम्पल्स में आप कोट कर सकते हैं HSBC बैंक, ड्यूश बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, ये सब आपके फॉरेन बैंक्स में आते हैं। एंड द लेटेस्ट कंसेप्ट हियर इज द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स। सबसे न्यू कंसेप्ट है पेमेंट बैंक्स का। पेमेंट बैंक्स में, पेमेंट बैंक्स जो है वो बाकी बैंक से डिफरेंट कैसे हैं? पेमेंट बैंक्स में आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, लेकिन आप जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। ऐसी रिस्ट्रिक्शन किसी और बैंक में है? नो। पेमेंट बैंक्स में आप 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट अपना नहीं रख सकते। ये फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। सेकेंडली, जो पेमेंट बैंक्स हैं ये आपको लोन्स नहीं देते, लोन्स नहीं दे सकते। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। क्या ये आपके बिहाफ पे पेमेंट्स कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या आप पेमेंट बैंक से अपना पैसा निकलवा सकते हैं? यस, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। क्या आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं पेमेंट बैंक से? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेमेंट बैंक्स? यस, करते हैं। मोबाइल बैंकिंग, यूटिलिटी बिल्स, फंड्स ट्रांसफर, ये सब फैसिलिटीज पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है पेमेंट बैंक्स और अदर बैंक्स में? वो यहीं पर आता है कि यहाँ पर जो पैसे जमा करवाने की जो मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हैं वो 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस आप नहीं रख सकते। सेकंड, आप पेमेंट बैंक से लोन नहीं ले सकते। थर्ड, आप पेमेंट बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो पेमेंट बैंक्स हैं वो हटके हैं बाकी बैंक्स से। और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हैं ये 3। इसमें आप एग्जाम्पल कोट करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक का। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ इसके। पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। ये 3 एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। 5 तरह की कैटेगरीज हैं।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि छोटे लेवल के बैंक्स हैं, जो कि 3 टियर्स में या 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, दैट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एट विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फॉरेन बैंक्स होस्ट और होम दोनों कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। एंड पेमेंट बैंक इज द न्यू कंसेप्ट जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए, और जहाँ से आप लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं ले सकते, लेकिन आपको बाकी कई फैसिलिटीज यहाँ से मिलती हैं। सो दिस इज ऑल in the significance and structure of commercial banks.